तो नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली, है ना। ऑक्सीजन फैमिली, और कौन कौन से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे ऑक्सीजन फैमिली में? ओल्ड स्टाइल से पढ़ा था, ओल्ड स्टाइल से टेबल। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यही है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, और यहाँ पर एक और क्या आ गया, लिवरमोर्मिया। और वहां पर क्या पढ़ा था? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बिस्मिथ के बाद क्या पढ़ा था? मॉस्कोवियम। और यहाँ पर क्या आ गया, एक और लीवर मोरियम। कॉन्स्टिट्यूएंट constitute group 16 of the periodic table. This is sometime known as group of, तो इसे चाल्कोजन क्यों बोलते हैं? चाल्कोजन क्यों बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है? हाँ, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ओर्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये क्या बनाते हैं, अब जनरली आप लोग जब मेटलर्जी पढ़ोगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा मेटलर्जी, तो उनमें जो ओर्स होंगे वो जनरली या तो ऑक्साइड होंगे या सल्फाइड होंगे। जो ओर्स हम लोग जनरली लेंगे वो जनरली क्या होंगे, ऑक्साइड या फिर सल्फाइड। तो इस फैमिली के कंपाउंड जनरली ओर्स बनाते हैं ना, इसे चाल्कोजन बनाते हैं। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड points to the association of sulfur and its congeners with copper. Clear? Most copper minerals contain either oxygen or frequently the other member of the group. तो अल्टीमेटली यही कहना चाह रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाल्कोजन। क्लियर है? क्योंकि ये क्या होते हैं, और फोर। क्लियर, बहुत बढ़िया, हो जाएगा ये। चले, तो इसमें कुछ है नहीं। अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑन द अर्थ, और ऑक्सीजन की जरूरत भी है हमें। तो ऑक्सीजन बाय मास तो कितना है, 46.6%। हाँ, ड्राई एयर कंटेंट 20.946% ऑक्सीजन बाय। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो बाय मास की बात करें, है ना, तो बाय मास तो कितना है, 46.6%, है ना। और बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 21%, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्राई, ये हो गया। हाउएवर द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 टू 0.1%, बहुत कम है। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरली एज सल्फेट सच एज जिप्सम। और सल्फर किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, जिप्सम। जिप्सम आपको बता रहा, CsO4 डॉट टू एस। इप्सम सॉल्ट भी बताया था आपको, MgSO4 डॉट। क्लियर है? बेरेटा वाटर भी आपको पढ़ाया हुआ है। बेरेटा वाटर क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लाइम वाटर, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, उसे बोलते हैं लाइम वाटर। ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बेरेटा वाटर। हाँ, तो BSO4 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ, बेराइट। एंड सल्फाइड सच एज गैलेना। गैलेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैलेना क्या होता है, PbS। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS। और कॉपर पायरेट क्या आता है, CuFe। तो सल्फर इस फॉर्म में मिल रहा है, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है गैलेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड हो जाएगा। और कॉपर पायरेट क्या होता है, CuFeS2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैलेना क्या होता है बोलो, जिंक सल्फाइड। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS। और कॉपर पायरेट क्या होता है, ट्रेसेज ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में वोल्केनोज में होंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वुल कंटेन। तो ये भी सारी चीजें क्या कंटेन करते हैं बेटा, सल्फर कंटेन करते हैं। क्लियर है? अपनी अपनी जो घर की चीज, जो शुगर होती है, उसमें कितना सल्फर आता है आजकल, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शुगर का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, शुगर का यूज नहीं करना चाहिए ना, काफी हार्मफुल है, सल्फर आता है आजकल शुगर में। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर ऑल्सो फाउंड एज
मेटल सेलेनाइड एंड टेलुराइड इन। अब जैसे सल्फर है, मेटल के साथ क्या बनाता है? सल्फाइड। जैसे मेटल है वो सल्फर के साथ सल्फाइड बनाता है, ऐसे सेलेनियम के साथ भी क्या बना लेगा? सेलिनाइड। टेरुलियम के साथ भी क्या बना है? टेलुराइड। क्लियर है? पोलेरियम अकर इन नेचर एज डिके प्रोडक्ट ऑफ एंड यूरेनियम। क्लियर? तो पोलेनियम अकर इन नेचर एज ए डिके प्रोडक्ट ऑफ, किसका डिके प्रोडक्ट है? हाँ, थोरियम और यूरेनियम मिनरल का है ना। और लिवरमोरियम इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट्स सिंबल इज एलवी एंड एटॉमिक नंबर इज 116। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 292। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो देखो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP4। तो इसका हो जाएगा उसमें से 7s2 7p4, है ना। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 1 सेकंड का भी बहुत कम फ्रैक्शन है ना। देख रहे हो, ये हाफ लाइफ है। दिस लिमिट्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ। क्लियर है? लिवर मोरियम यहां पर लिखते हैं अपन एलवी 116 पर था, और हाफ लाइफ क्या है इसकी? स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब सेकंड, सेकंड के लिए भी नहीं है ना, उसका भी फ्रैक्शन है। लिवर मोरियम। नेक्स्ट आपको यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हियर एक्सेप्ट फॉर लिवर मोरियम इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर। अब देखो इसकी फिजिकल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और सिंथेटिक है, इसका हाफ लाइफ इतना कम है तो इनकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है? तो इनकी स्टडी हम लोग कर ही नहीं रहे। कोई दिक्कत? नो। तो अब हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी दी हुई है। एटॉमिक मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सारे दिए हुए है ना। तो एक एक करके हम लोग इसको लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एक सेकंड। तो यहाँ पर लिखे हम लोग सबसे पहले। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई आपको पता है नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, यस और नो? अब देखो कोई एक्सेप्शन है क्या? देखो नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस देखो 66, 104, 117, 137 और 146 बढ़ रहा है नीचे जाने पर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज 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 डिक्रीज, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई दिक्कत। तो अब तो कर लोगे ना, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो जिनमें दिक्कत नहीं है उनको लिख देते हैं। आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी नीचे जाने पर? डिक्रीज। तीसरा बताओ, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? नीचे वाले। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चौथा अगर मैं बात करूं एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 12th क्लास में क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर 12th क्लास में इंक्रीज क्यों होते हैं? हाँ, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ते हैं ना मास बढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन अगर हम लोग देखें तो क्या है, देखो कोई एक्सेप्शन है क्या? देखो यहाँ पर नीचे जाने पर क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो यहाँ से गया इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन देखो यहाँ पर पोलेनियम के केस में डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट भी देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर टेलुरियम और पोलेनियम में से किसका ज्यादा है? टेलुरियम का। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपन को। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? देखो नीचे जाने पर ओल्ड स्टाइल, एक मिनट, ओल्ड स्टाइल से टी, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कर लोगे?
एक्सेप्शन आ जाएगा, दोनों मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों में आ गया कि नहीं आ गया? कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? ओल्ड स्टाइल से पहले पीओ आएगा और फिर पोलेनियम आएगा और फिर क्या आएगा? टेलोरियम आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है नीचे जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। नीचे जाने पर डिक्रीज, लेकिन बोरॉन फैमिली में याद है, बोरॉन को हटा दो, नीचे जाने पर बाकी की इंक्रीज हुई थी, है ना? तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है इसकी, देखो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यस सर। फिर डिक्रीज हुई, यस सर। फिर डिक्रीज हुई, यस सर। लेकिन टेलोरियम और पोलेनियम में से, हाँ देख रहे हो आप? तो यहाँ पर क्या ऑर्डर आ जाएगा बताओ? वही जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और टेलोरियम की ज्यादा हो जाएगी किससे? पोलेनियम से। कोई दिक्कत? और क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लगा दिया साइन, है ना? डिक्रीज हो रही है ना ओल्ड स्टाइल। अच्छा डिक्रीज ही तो हो रही है। सॉरी 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 सॉरी। क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम? तो ये सारे क्या हो गए बेटा? ऑर्डर हो गए। कर सकते हैं। तो मतलब तो सिर्फ एक में ही एक्सेप्शन आया, एमपी एंड बीपी में। बट टेलोरियम और पोलेनियम में से टेलोरियम की क्या हो गई बेटा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए पोलेनियम से। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, NH2 NP4। कर ही लोगे ये तो। एटॉमिक रेडियाई हो ही गई है। एटॉमिक रेडियाई क्या हो गई है? कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या हुई है? इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होती है। किसमें डिफाइन होती है? और बॉन्डेड स्टेट में जैसे जैसे पानी है, पानी है ना? अब पानी में आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? तो वो खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, लेकिन ये किस में डिफाइन होती है? आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड एटम के लिए। किसके लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए। समझ में आया? क्लियर है? आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए। तो कौन जितना ज्यादा खींच रहा है? तो कौन ज्यादा खींचना चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन सरप्राइज की बात है, देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है? ऑक्सीजन को खींचेगा तो अच्छे से, लेकिन ऑक्सीजन का साइज कैसा है? और जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होगा तो साइज छोटा था। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच एंथैल्पी और ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ऑक्सीजन का साइज कैसा है? और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो जब इसमें आकर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होगा तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आया उसमें उनमें क्या वो करेगा? वो रिपल्शन करेगा। क्या करेगा? रिपल्शन। तो इतना अच्छे से ऐड होगा क्या? नो सर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो नीचे जाने पर क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ? नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। नीचे जाने पर क्या हो रही है? तो ऑक्सीजन को हटा दो तो क्या होगा? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। क्लियर है? नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। भाई ऊपर वाले जल्दी खींचेंगे ना, हाँ। लेकिन यहां पर क्या है? ऑक्सीजन की सबसे क्यों?
क्योंकि उसका साइज कैसा है, छोटा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, डेल्टा एच। देखो इसका कितना है, -200। तो डेल्टा एच की वैल्यू भी यहां पर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसकी कितनी है, -200। और ऑक्सीजन की कितनी है, -140। क्लियर है। तो अगर अगर एक चीज तो याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन फैमिली में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो आपको याद होना चाहिए। हाँ, और अगर हैलोजन फैमिली की बात करूं तो ये तो अगर यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछता हैलोजन फैमिली की, तो किसकी आ जाती। हाँ, क्लोरीन की। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है ना, उसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। तो फ्लोरीन को हटा दो, नीचे जाने पर डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन फ्लोरीन की कम हो गई किससे, क्लोरीन से, है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग, हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कैटेनेशन, क्या पूछा जाए, तो आपको पता है जो कैटेनेशन है कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा था, कार्बन। कौन शो कर रहा था, कार्बन। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो होती है सल्फर की। किसकी, तो यहां पर क्या लिख दूं, सल्फर हैज, बोलो, सल्फर हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, ये लिख दूं, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। क्लियर है। तो इस फैमिली में अब जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन देखो H2O2 बनाता है। अब H2O2 क्या होगा, अब मैं इसका वो नहीं देख रहा हूं कि इसके ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, अभी तो मैं सीधा बना रहा हूं, ठीक है। ये होता है, ऐसे H2O2 बनता है, ऐसे क्या बनता है, H2 तो क्या बन जाएगा, HSS। इसी तरह क्या बन जाएगा, H2S3, उसमें क्या आ जाएगा, HSSSH। देख रहे हो, ऐसे क्या बन जाएगा, H2S4, क्या बन जाएगा, HSSSS। देख रहे हो। तो कैटेनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर कॉमन ऑक्सीडेशन या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताया था मैंने, -2 और फिर प्लस करके देखो, +2 +4 और भाई 6 से ज्यादा दे नहीं सकता ये, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन में आप लोग कर सकते हो। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, -2। और तो ऑक्साइड में तो ये, ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्साइड होता है O-2, ये होता है ऑक्साइड। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन की, पढ़कर आया ना ये सारा। ऐसे जो परोक्साइड होता है वो होता है O2-2, बताया था। परोक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -1। और ऐसे सुपर ऑक्साइड होता है O2-, पढ़ा है ना ये सब कुछ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, माइनस। हाँ, ऐसी ऑक्सीजन जिस भी एलिमेंट से अटैच होता है ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ऑक्सीजन से भी क्या आती है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ। तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, नहीं। ऑक्साइड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाँ। क्योंकि आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, हाँ या ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के साथ क्या बनाता है, OF2। और तो यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की निकालता हूं तो ऑक्सीजन को X माना, फ्लोरीन पर 1 पर -1, 2 पर -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू, तो बताओ ऑक्सीजन की +2 आ रही है ना, ऑक्साइड में तो -2 आती है ना, तो ऑक्साइड बना रहा है क्या, ऑक्साइड नहीं है ना ये
यहाँ पर क्या हो जहाँ फ्लोराइड है, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +1। देख रहे हो फ्लोराइड के साथ +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है। कोई दिक्कत कर सकते हैं? चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो ये सारी चीजें। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू। हाँ भाई आप बताओ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। तो s में 2 है और p में कितने हैं? अब सोचो p से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ना। p से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? समझ में आया? क्योंकि ये जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा ताकि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ऑक्सीजन और सल्फर तो क्या दिए हुए हैं? नॉन मेटल। सेलिनियम एंड टैलुनियम क्या दिए हुए हैं? मेटलॉइड्स। और पोलिनियम क्या दिया हुआ है? पोलिनियम इज ए रेडियो एक्टिव एंड, इसका कितना होता है? लगभग 14 दिन होता है। ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग ये सारी चीजें लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन फैमिली में स्टार्टिंग के जो दो थे, स्टार्टिंग के जो दो हैं वो क्या है? नॉन मेटल है ना। ये क्या है? और ये क्या है? मेटल। और ये आपको पता ही है रेडियो एक्टिव है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई दिक्कत? और ऑल एलिमेंट शो, ऑल एलिमेंट शो क्लियर है? लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पता ही क्या, नीचे जाने पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। बस एक एक्सेप्शन है। कोई दिक्कत? तो all these elements exhibit allotropy. The MPM BP increase with increase in atomic number down the large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. अब जब मैं ऑक्सीजन से सल्फर पर जा रहा हूं तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखता हूं, देखो ऑक्सीजन का कितना है और सल्फर का देखो कितना है। देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है? हाँ है ना, लगभग 350 का डिफरेंस आया है। और बॉइलिंग पॉइंट में तो देखो और भी ज्यादा आया है, लगभग 600 का डिफरेंस आया है। तो ऑक्सीजन से सल्फर तक जा रहा हूं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? अगर आपने देखा होगा ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? लेकिन अगर सल्फर की बात करें तो मैंने कहा था सल्फर में कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है, पॉलीमेरिक नेचर आ जाएगा। और पॉलीमेरिक नेचर हो जाएगा तो बताओ उसका एमपीबीपी क्या हो जाएगा फिर? तो इसलिए सल्फर का ज्यादा आ रहा है। ये समझ में आया क्यों आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। क्लियर है? O2 किस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है? O2 की फॉर्म में। और सल्फर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सल्फर आपको पता है एक S6 और X8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो अगर सल्फर की बात करूं तो एसिड का आपको पता होगा कि एसिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्राउन शेप। पढ़ा है? तो कैसे बनाते हैं? देखो 3 सल्फर ये रहे, ऐसे 3 सल्फर ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखो कौन से बॉन्ड है सल्फर में? सारे। तो ये एसिड आ गया, कैसा आ गया? क्राउन शेप पॉली। जबकि O2 आपको पता है ये तो एसिड हो गया, हाँ या ना। ऐसे अगर अगर ऐसी S6 की बात करता, किसकी बात करता? S6 का कैसा होता है? चेयर टाइप होता है, नहीं होता है? चलिए सिंगल बॉन्ड है सारे, हाँ या ना। और जबकि O2 तो आपको पता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जी आपको पता ही दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा। नीचे जाऊंगा तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, 6 इलेक्ट्रॉन है इनमें तो +6 होता है, लेकिन नीचे जाऊंगा तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो, वाइल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द, हाँ, ड्यू टू। अब बताओ, अब दिक्कत आ रही है कि हम लोगों को, क्योंकि चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ चुका है, जो नहीं पढ़ा तो उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। चले, अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था जो पहला मेंबर है फैमिली का, वो अनोमलस बिहेवियर। और अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? ऑक्सीजन अपनी फैमिली से अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा? क्योंकि साइज कैसा है? छोटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। डी ऑर्बिटल अवेलेबल, समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है जो H2 होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसलिए वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में नहीं होती, क्लियर है? अब डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, हाँ, तो मैंने बताया था जो सेकंड पीरियड है उसकी तो 4 और थर्ड की, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपको पता हाइड्राइड बनाएंगे, हाँ है ना। तो पहला हम लोग ले रहे हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स तो आपको शेप तो पता ही है आपको, जैसे पानी की बात कर रहा है अगर ये, तो पानी के पास होता है 2 लोन पेयर और 2, तो sp3 है, और बॉन्ड एंगल कितना है? होता है 104 पॉइंट, कर सकते हो 104.5 डिग्री के करीब करीब, और बाकी जितने भी हैं उनका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के करीब करीब हो जाता है? 90 डिग्री, है ना। सल्फर की बात करूं, H2S तो इसका दिया हुआ है 92 करीब करीब, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो इनका लगभग क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट 90 डिग्री, कर लोगे ड्रैग और रोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो शेप है वो आप लोगों को पता ही है, वी शेप या फिर पेंट शेप, कर लोगे। अब मैंने अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था इसमें पहला थर्मल स्टेबिलिटी बताया था, तो थर्मल स्टेबिलिटी बताओ भाई सही बच्चे, डिक्रीज होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज क्यों होगी? आपको पता है कि यहाँ पर OH बॉन्ड लेंथ छोटी है और नीचे जाऊंगा तो बढ़ती जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी तो क्या होगी नीचे जाने पर? डिक्रीज होगी। कर लोगे? लिखने की जरूरत है क्या पूरा? नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, किसकी? तो बताओ कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा? नीचे वाले, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो जल्दी H निकालेगा, सामने वाले जल्दी लेगा तो उसको जल्दी रिडक्शन होगा, तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। कर लोगे? तीसरा बॉन्ड एंगल बताओ क्या हो रहा है? तो बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज हो रहा है, दिख ही रहा है, लिखा हुआ है ना। बहुत बढ़िया। बॉन्ड एंगल के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी? एसिडिक कैरेक्टर की, बताओ कौन जल्दी H दे रहे हैं?
हाँ, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं नीचे जाने पर? इंक्रीज हो रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? हाइड्राइड के इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट डायपोल मूवमेंट मैंने बताया था, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में से? हाँ, तो एस्ट्रो में डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, तो किस डायपोल मूवमेंट नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी एंड। तो नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्या होगा? तो एस्ट्रो को हटा दो, एस्ट्रो को हटा दो, स्टाइल से टीपो, इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा नीचे जाने पर। तो आप देखो, अगर यहाँ पर दिया हुआ एमपीबीपी, देखो H2S, H2SE, H2T, नीचे जाने पर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन H2O का देख रहे हो सबसे, और H2O का एमपीबीपी सबसे ज्यादा क्यों निकल गया? हाँ, बढ़ाया ये मैंने पिछले में स्टाइल से टीपो, तो ये बढ़ रहा है नीचे, लेकिन सबसे ज्यादा H2 का हो गया ड्यू टू। क्लियर है? तो एमपीओ या बीपीओ दोनों का ऑर्डर यही है। वैसे मैंने नाइट्रोजन फैमिली में ये सब कुछ लिखवा दिया था, कोई दिक्कत? अब देखो आईआईटी में एक क्वेश्चन क्या बना था, आईआईटी में एक क्वेश्चन बना था कि आपको बताना है विच हाइड्राइड हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। बना था विच मैक्सिमम वेपर प्रेशर, लिख लो वेपर प्रेशर। और ऑप्शन था H2S, H2SE, H2TE और H2O। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका? बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो कौन ज्यादा वेपराइज होगा? कम है 50 डिग्री वाला, वो जल्दी वेपराइज होगा। और जितना ज्यादा वेपराइज होगा वेपर प्रेशर उतना ही। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इनमें से सबसे ज्यादा? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पढ़ लोगे ये सारी जो चीजें दी हुई हैं, रिएक्टिविटी। तो यही सारा दिया हुआ है, हम लोगों ने अलग अलग पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी विद। तो ऑल एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ EO2 एंड EO2 और EO3 टाइप। अब ऑक्साइड बना रहा है, अब ऑक्सीजन तो खुद से ही ऑक्सीजन से क्या बनाएगा भाई? ऑक्सीजन जब सल्फर सेलियन एल्यूमिनियम पोलोनियम से अटैच होगा तो ऑक्साइड बनाएगा। खुद से क्या बनाएगा? क्लियर है? तो जनरली ये क्या बनाते हैं, या तो डाइऑक्साइड या फिर ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड और कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अरे याद भी हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? तो अगर वहां पर आपने पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत फिर? हाँ, रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाते हैं? EO2 एंड EO2 एंड। तो बताओ क्या क्या बन जाएगा यहाँ से? सल्फर से करें, ओल्ड SeO2, TeO2 और PoO2, यही है पोलेनियम का, है ना? ऐसे क्या बन जाएगा बताओ? और पोलेनियम, पोलेनियम नहीं बनाता ट्राइऑक्साइड, है ना? अरे अरे रुक जाओ भाई, पोलेनियम नहीं बनाता। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो SO2 आर गैसेज वाइज सेलिनियम डाइऑक्साइड इज। हाँ, तो सल्फर SO2 तो गैस आपको पता ही है, और SeO2 कैसा है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो दी हुई है ना। तो ये तो है गैस, ये तो आपको पता ही नहीं है। और ये क्या है? सॉलिड।
देखें और क्या दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू TiO2। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है डाई ऑक्साइड की वो SO2 से TiO2 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब SO2 से TiO2 तक डिक्रीज हो रही है, तो SO2 तो कैसा एजेंट हो जाएगा, तो नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है रिड्यूसिंग, तो ये तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन TiO2 अच्छा क्या हो जाएगा फिर। हाँ, तो अगर अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो SO2 है वो तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो SO2 तो कैसा एजेंट है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना, पता लग जाएगा यहाँ पर लिखेंगे तो। और ये कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। सल्फर सेलियम टेलुरियम also form EO3 type oxide, both type of oxide are acidic in, तो ऊपर वाले हो नीचे वाले हो दोनों ही कैसे हैं, सारे, हाँ, तो ये है एसिडिक, सारे के सारे एसिडिक। और बताओ अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछूं नीचे जाने पर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। क्यों हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि बता था एक ही अगर ग्रुप के ऑक्साइड है या ऑक्सो एसिड है तो नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, कोई दिक्कत। और एक अब मैंने यहाँ पर SO2 और SO3 आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, जहाँ दोबारा बना देता हूँ। तो अगर SO2 की बात करूँ तो SO2 क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और एक लोन पे। और SO3 क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था एक तो कौन सा बॉन्ड होता है, पी पाई पी पाई, और एक होता है डी पाई पी पाई, है ना, डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई कुछ भी बोलो। लेकिन SO3 में अगर बात करूं तो एक तो होता है, नहीं समझ में आया तो ये पूछ सकता है कि SO2 में कितने पी पाई पी पाई और कितने पी पाई डी पाई होते हैं, तो एक एक होता है। लेकिन SO3 में एक तो पी पाई और दो, क्या पढ़ा चुका हूं ये मैं आपको, तो ये ऑक्साइड हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, हाँ बोलो, क्या हुआ, हेलो बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मैंने आपको बताया था, जैसा SO2 है वैसे तो दोनों ही एजेंट है। जो SO2 होता है अपनी इंटरमीडिएट में है ना, तो इंटरमीडिएट में होगा तो कैसा होगा, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, दोनों होगा। तो SO2 दोनों ही होता है, रिड्यूसिंग भी होता है और, हाँ, लेकिन मैक्सिमम केस में ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही शो करता है। क्यों, क्योंकि ये SO2 है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस में जाना चाहेगा, SO3 में +6 में, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, क्लियर है। हाँ क्लियर है। वैसे तो ये SO2 अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो, हाँ, SO2 तो बोथ एक्ट एज बोथ, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज। और इसका रीजन आपको पता ही है, अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पढ़ा चुका हूं ये तो। हाँ, लेकिन इनमें अगर बात करें कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई दिक्कत, हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स। तो हेलोजन की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, इसी हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। तो कौन कौन से बना रहा है यहाँ पर, EX6 EX4 EX2 बना रहा है, वेयर E इज द एलिमेंट एंड X इज द, और स्टेबिलिटी जो है हैलाइड बनाने की वो डिक्रीज हो रही है, कहां से, सबसे ज्यादा ज्यादा टेंडेंसी कौन की किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है F- की, फिर Cl- की, फिर Br- की, और फिर, हाँ, अमोंगेस्ट हेक्सा हैलाइड हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल। तो अगर EX6 की बात करूं, EX6 की अगर मैं बात करूं, छह छह अगर लगने हैं, तो बताओ एक एलिमेंट के चारों तरफ अगर 6 फ्लोरीन लगने हैं, 6 क्लोरीन लगने हैं, 6 ब्रोमीन लगने हैं और 6 आयोडीन लगने हैं,
तो कौन इजीली से एडजस्ट हो जाएगा? एक एलिमेंट के चारों तो छह छह लगने हैं, तो साइज छोटा हुआ तो छह आसान से लगेंगे, और अगर साइज बड़ा हुआ तो हाँ, तो छह लगने में मुश्किल हो जाएगा ना। तो हेक्साइलाइड में कौन आसानी से लगेंगे? छह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? हाँ, तो छह फ्लोरीन आराम से क्यों एडजस्ट होंगे? आराम से छह फ्लोरीन इसलिए एडजस्ट होंगे क्योंकि साइज कैसा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अमोंगेस्ट, एक तो ये पता लग गया हैलाइड का डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हेक्साइलाइड में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये बताने की जरूरत ही। और जितने भी हेक्सा फ्लोराइड हैं, जितने भी हेक्सा फ्लोराइड है वो किस नेचर के हैं? दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर। हाँ, तो SF6 काफी ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है, और इसका रीजन क्या है? स्टेरिक रीजन है ना, अच्छे से पैक्ड हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या बना रहा है? एक तो आपका बना रहा है क्या, सबसे पहले बनाया इसने EX6 है ना। तो EX6 की अगर मैं बात करूं तो हेक्सा फ्लोराइड आर मोर स्टेबल। क्लियर है? और अगर मैं SF6 की स्ट्रक्चर देखता हूँ, SF6 की अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बताओ? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई? बनेगा ऐसा ही, एक ऊपर और एक नीचे। इसका हाइब्रिडेशन था sp3d2 और स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। और स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो SF6 की स्टेबिलिटी क्या है सबसे? और स्टाइल स्टाइल से। क्लियर है? बस पो का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब SF6 काफी ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि छह छह फ्लोरीन ने अच्छे से पैक हो गए। हाँ या ना? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक, स्टेबल फॉर स्टेरिक। क्लियर है? अब अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं, किसकी बात करता हूं? तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना। तो हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात, क्यों नहीं होगा? देखो, अब ये छह छह फ्लोरीन है, सल्फर का साइज छोटा ही था, कोई ज्यादा बड़ा तो था नहीं। तो ये छोटे साइज के सल्फर को फ्लोरीन ने चार छह तरफ, जो छह फ्लोरीन है उन्होंने क्या कर लिया? कवर कर लिया सल्फर को। और सल्फर को कवर कर लिया तो अब H2O जो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर में डाल पाएगा डी में। तो इसका इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या? तो हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो SF6 का हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस नोट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर मैं टेट्रा फ्लोराइड की बात करूं तो टेट्रा फ्लोराइड क्या हो जाएगा? EX4। टेट्रा फ्लोराइड क्या हो जाएगा? EX4। और जैसा एग्जांपल मैंने लिया SF4, तो SF4 का अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो क्या हुआ था? SF4 ये सही तो था। अब ये तो आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये, हाँ, ये था sp3d और स्ट्रक्चर क्या था? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अब ये कौन कौन से बनाएंगे? ये कौन कौन से बनाएगा? एक तो बनेगा SF4, एक बनेगा SeF4 और एक बनेगा TE। तो अब क्या होता है, जो SF4 होता है ना, जो SF4 होता है वो तो होती है गैस। कैसी होती है? तो ये होता है गैस। SeF4 जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड। और ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? तो देखें यहाँ पर, तो देखो, बंद कर लो बेटा। सही बच्चे, बंद कर लो। ठीक है।
अच्छा, जितने भी यहाँ पर दिया हुआ था ऑल हेक्साफ्लोराइड आज गैसियस इन, तो हाँ, तो जितने भी हेक्साफ्लोराइड है वो तो लिख लें ऑल हेक्सा आर गैसियस इन नेचर, ये भी लिख लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तक आपको टेट्रा का पता ही लग गया। तो टेट्रा में क्या दिया हुआ है, अमोंगस्ट टेट्रा फ्लोराइड SF4 इज गैस, SeF4 लिक्विड और TF4 सॉलिड। हाइब्रिडाइजेशन आपको बता ही दिया, sp3d है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसकी दी हुई ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल पाइपिरामिडल तो थी, लेकिन शेप कैसी होगी, शेप में आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हो, तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, सी शो। क्लियर है, तो यहाँ पर दी हुई है, देखो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी दी हुई, ऑल्सो रिगार्डेड एज EX4 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या आता है बताओ, नेक्स्ट आपका आएगा क्या, डाई। हेक्सा हो गया, टेट्रा हो गया, और अब क्या आता है, डाई है। तो डाई की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। बेटा ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सेलेनियम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेलेनियम। क्या आना चाहिए, सेलेनियम। लिख ले, है ना। तो क्योंकि ऑक्सीजन में तो देखो OF2 बनाया था क्या हम लोगों ने, OF2, यस सर। OCl2 बनाया था, OBr2 बनाया था, याद है। तो इसके तो थे, इसके तो थे ही, लेकिन हम लोगों ने सेलेनियम यहाँ पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दू सेलेनियम, है ना। तो ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर्म डाई क्लोराइड एंड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑल एलिमेंट किसको छोड़कर, एक्सेस सेलेनियम फॉर्म, हाँ, डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड। कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब जैसे आपके पास क्या है, आपके पास SCl2 है, मान लो SCl2 है, S के पास क्या है, दो तो Cl है, दो लोन पे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3 और V शेप, या फिर, और आपको याद भी होगा मैंने OF2 OCl2 OBr2 पढ़ाया था, याद है। एक पढ़ाया था OF2, है ना, एक पढ़ाया था OCl2 पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था, अब इनमें बॉन्ड एंगल याद है, बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया था। तो बॉन्ड एंगल में अगर ऑर्डर निकालना है तो मैंने इसका हाइब्रिडेशन देखो तीनों का ही क्या था, बताया था, sp3। फिर लोन पेयर देखे थे, तो लोन पेयर तीनों के पास ही कितने थे, और फिर सेंट्रल एटम देखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ या ना, वो भी सेम था। तो हम लोग किस पर कहते हैं, सराउंडिंग वाले पर। तो सराउंडिंग वाले देखा था, तो फ्लोरीन कैसे थे, छोटे, ये कैसे हो गए थे, बड़े, और ये क्या हो गए थे। तो हाँ, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ गया था, याद है, हाँ या ना। हाँ, तो मैंने कहा था अगर ये तीनों चेंज आ जाए, हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, लोन पेयर सेम आ जाए, सेंट्रल एटम सेम आ जाए, तो अटैच एटम जाए, अटैच एटम जितना बड़ा होगा, हाँ, कोई दिक्कत। तो OF2 का लगभग 103 डिग्री के आसपास था, OCl2 का 111 डिग्री के आसपास था, है ना, और OBr2 का 118 डिग्री के आसपास था। तो मैंने ये बॉन्ड एंगल आप लोगों को पढ़ाए थे। तो बताओ, अब OF2 OCl2 OBr2 तो बन ही रहा है, तो ऑक्सीजन के डाई क्लोराइड डाई ब्रोमाइड बने हैं ना, तो मतलब वहां पर लिखा हुआ था, तो मतलब कुछ गड़बड़ थी उसमें। कर लोगे या नहीं कर लोगे। और जो मोनोहेलाइड होते हैं, क्या होते हैं जो मोनोहेलाइड, तो मोनोहेलाइड अब ऐसे नहीं होगा HCl, मोनोहेलाइड डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, अब जैसे मोनोहेलाइड HCl नहीं होगा, इसका डायनेमिक होगा क्या, हाँ,
तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर बताओ क्या लिख लेंगे, जो मोनोहेलाइड है, मोनो हेलाइड, लाइक, बोलो, H2F2, H2, Cl2, H2, Br2, Se2, Cl2, R, डायमेरिक इन नेचर, एंड डायमेरिक नेचर के होता है एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, किस में जाते हैं, अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, क्लियर है। तो जो मोनोहेलाइड होता है डायमेरिक फॉर्म में होता है और किस में जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन में। जैसे जैसे अगर मैं डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करूं, पलक बंद कर लो बेटा, पलक, पता ही नहीं है हम लोगों को। ट्राई करें बेटा आप लोग अपना माइक, जब आपको लगे कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो बंद कर लेना, तो घर में जो भी चल चल रहा है वो दूसरे ना सुने, ताकि, है ना। आ रही आवाज? चलिए, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर, अगर डिस्प्रपोर्शनेट की बात करूं, Fe2Cl2 आपके पास है, क्या है, ये किस में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ये होता है SeCl4 में और Fe में, है ना। बैलेंस आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद देखो यहाँ पर Fe2Cl2 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, +1, +4 और 0, तो बताओ +1 से +4 ऑक्सीडेशन, और तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, क्लियर है। तो हेलाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर हेलाइड की मैं बात करूं तो हेलाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर खुद। तो हेलाइड में एक हम लोगों ने पढ़ा कि SF6 बन रहा है, जितने भी हेक्सा हेलाइड बन रहे हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा हेक्सा फ्लोराइड बताओ, 6 फ्लोरीन, 6 क्लोरीन, 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन में से कौन आसानी से लग सकता है, 6 फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा है ना उनका। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। SF4 बन गया, SF4, SeF4 और TeF4, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सेलेनियम जो होता है वो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड नहीं बनाता है, और जो मोनोहेलाइड होते हैं, जो मोनोहेलाइड होते हैं वो डायमेरिक नेचर के होते हैं और क्या हो जाते हैं, वो डिस प्रपोर्शनेट, क्लियर है। तो यहाँ पर यही सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लोगे सारा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी कि जो डायमिक अंडर ये है, ये किस में जाते हैं। अब आपको ये बता ही दिया H2S लेस एसिडिक देन H2T, ये तो कर ही लोगे, क्योंकि H2T में बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इजीली टूटेगा, तो H+ जल्दी देगा। बता चुका हूं ये सारी चीजें, यही बता चुका हूं। H2O क्या है, लिक्विड, H2S गैस है, क्यों, क्योंकि H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कर लोगे या नहीं कर लो, उनमें नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत वाली बात, कर लोगे। तो देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये तो थ्योरी तो हो गई है जो इसमें लिखा हुआ है। अब जो टेट्रा हेलाइड होते हैं, क्या होते हैं जो, तो टेट्रा हेलाइड यहाँ पर लिख देता हूँ, टेट्रा हेलाइड कैन एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस। जो टेट्रा हेलाइड होते हैं वो दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। अब जैसे SF4 की बात करूं, टेट्रा हेलाइड की, क्या इसके पास लोन पेयर है देने के लिए, और देने के लिए लोन पेयर इसका मतलब, देने के लिए लोन पेयर इसका मतलब, अब देखो SF4 के पास लोन पेयर है, तो अगर कोई भिखारी आया, BF3 भिखारी था, तो इसको दे देगा ना ये, और इसको दे दिया तो क्या बन गया ये, लुईस। हाँ, तो क्या देने के लिए लोन पेयर है तो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। और आपको पता है कि जो SF4 है उसके पास फ्री d ऑर्बिटल पड़े हुए हैं,
थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो बताओ ये थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी तक कर सकता है? 6 तक। तो बताओ ये 2f माइनस से ले सकता है, ये लिगेंड आ गया एक तरह से, लिगेंड जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया था इस तरीके से ना। तो f माइनस जो आएगा वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में डाल देगा? सल्फर के फ्री डी ऑर्बिटल में, और क्या बना लेगा? -2। तो बना लिया ये। अब SF6-2 बनाया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लिए है ना अपने डी, और लिए, इसका मतलब किसकी तरह काम किया है? तो ये सही बच्चों को समझ में आया क्या? तो इसने इसने काम किया है किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह। कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट क्या है देखो, SF6 का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, लेकिन SF4 का, और रीजन आपको पता है। SF6 का क्यों नहीं हुआ? SF6 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि SF6 में जो 6 फ्लोरीन थे उसने घेर लिया था, तो जो पानी है वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं पाएगा सल्फर के डी ऑर्बिटल में। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिख दो बताओ? हाइड्रोलिसिस ऑफ SF6 is not possible, is not possible due to स्टेरिक रीजन, स्टेरिक रीजन है ना। वाइल वाइल बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4 पॉसिबल। क्लियर है? H पॉसिबल कर लोगे? तो यहां पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो भाई। नहीं है तो ये सारा क्या हो गया अपना पास, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। क्लियर है? अब देखो, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डाई। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ। किसी बच्चे को अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई। किसी बच्चे को अभी तक जो भी पढ़ा है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो अभी तक जो पढ़ा है उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी कि SF6 से उसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, लेकिन SF4 का हो सकता है। क्लियर है? और जितने भी जो मोनोहेलाइड है, इंपॉर्टेंट, जो मोनोहेलाइड है वो डायमेरिक नेचर के थे और किस में जा रहे थे? डिस्प्रपोर्शनेशन में। और डिस्प्रपोर्शनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? Fe2Cl2 है, Fe2Cl2 है, वो किस में जा रहा है? SeCl4 और Fe। तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन में काफी बार मोल कॉन्सेप्ट में लिखवा चुका हूं कि आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सोल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। तो इनको हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगी भाई? O2। क्या निकल जाएगी? तो क्लोरेट को हीट करेंगे या फिर नाइट्रेट को हीट करेंगे या फिर परमैंगनेट को हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी भाई? ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो KClO3 किस में टूटता है? KCl और O2 में टूटता है। इसी तरह आप लोग क्या कर रहे हो, देखो ऑक्साइड को हीट कर रहे हो। अब याद है मैंने कहा था हापा, हापा, हापा क्या था? हापा था HgAgPtAu, याद है? तो मैंने कहा था जो हापा के ऑक्साइड है वो स्टेबल, जो हापा के ऑक्साइड होते हैं, हापा के HgAgPtAu, इनके ऑक्साइड स्टेबल, और हापा के ऑक्साइड स्टेबल नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ? क्लियर है? तो हापा के ऑक्साइड स्टेबल होते नहीं है तो जल्दी से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो देखो Ag2O किस में टूट जाएगा? Ag+O2 में। यह किस में टूट जाएगा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये देखो PB3 किस में टूट गया? PB और O2 में। PbO2 किस में टूट गया? तो जो ऑक्साइड है वो टूट जाएंगे, और हापा के तो कंप्लीट ही टूट जाएंगे। देखो सारा का सारा ऑक्सीजन निकाल दिया, हाँ या ना? और आपको पता है जो परोक्साइड होता है H2O2, जो H2O2 है वो किस में डिकम्पोज हो जाता है? H2 और इसको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप। मैंने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में, डस्ट की प्रेजेंस में, ग्लास की प्रेजेंस में
किसमें जल्दी डिकम्पोज हो जाता है? H2 और O2 में। तो आपको बताया था H2 और O2 को, H2O2 को अगर स्टोर कर रहा है तो मैंने कहा था ग्लास बोतल जो लेंगे उसमें अंदर वैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि ग्लास तो होगा, ग्लास के कांटेक्ट में आ गया तो टूट जाएगा H2 और O2 में, है ना? तो हाँ, तो हम लोग ग्लास में अगर आपको स्टोर करना है तो अंदर क्या लगाओ? वैक्स, और सनलाइट से दूर रखो। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत? तो हम लोग कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता ही लग गया। और इंडस्ट्रियल लेवल पर मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर N2 बनाया था पिछले में, हाँ या ना? तो N2 के साथ O2 भी तो बचा था नीचे, मैंने कहा था गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इंडस्ट्रियली डाई ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय फ्रॉम एयर, फर्स्ट रिवॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सबसे पहले जो एयर है उसमें से CO2 और H2 हटा दो, और जो रिमेनिंग गैस है उसको क्या कर दो? लिक्विफाई, और फिर क्या कर दो? क्लियर है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? और लार्ज स्केल पर बनाना है, लार्ज स्केल पर कैसे बनाते हैं? पानी से। पानी का क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पर बनाए, किस किस से बनाई हम लोगों ने? तो सबसे पहले हम लोगों ने KClO3 से बनाया। तो KClO3 से कैसे बनेगा बताओ? 2 KClO3 अगर आपके पास है, हीट कर दिया था। अच्छा, आपको मैंने ये बताया भी था, ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को कहां पर लिखवाई है? ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में लिखवाई है। KClO3 जब टूटता है तो KCl प्लस O2 तो बनाता ही है। अगर इस रिएक्शन को जल्दी करना है तो कौन सा कैटेलिस्ट डाल दो? बताया था। तो क्लोरेट को हीट करेंगे, ये बन गया। किसी नाइट्रेट को हीट कर दो, लेड नाइट्रेट को हीट कर दो, लो PbNO3 का ऑल्टोइज। क्या बताया था बताओ? जब किसी भी नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड प्लस, तो बोल रहा था क्लोरेट को कर दो, नाइट्रेट को कर दो, या परमैग्नेट। परमैग्नेट ले लिया मैंने KMnO4। क्या ले लिया? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैग्नेट। तो KMnO4 को हीट किया होता तो क्या बना था? K2MnO4। K2MnO4 था पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2 प्लस, ऐसे K2Cr2O7 को हीट किया था क्या? हाँ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करूंगा तो क्रोमेट बनेगा K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस। तो ये दोनों ही में रिएक्शन मैंने किस में पढ़ाई है आपको? हाँ, तो KMnO4 को हीट करेंगे तो पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट MnO2 और O2 मिलेगा। और डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस O2 मिलेगा। क्या पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को? कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे यहां पर जो बताया गया है, इनके ऑक्साइड को हीट कर लोगे? तो ऑक्साइड को हीट करा तो बताओ क्या बना? यहाँ पर Ag2O को हीट किया है इसने, HgO को हीट किया है, एक Pb3O4 को हीट किया और एक PbO2 को। तो बताओ यहां से क्या मिला है? Ag प्लस O2। यहां से क्या मिला है? और अगर देख रहे हो लेड के ऑक्साइड को हीट किया तो दोनों से ही क्या मिला है? Pb और, हाँ, तो क्लियर है? तो O2 मिल गया कि नहीं मिल गया? सर बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा, H2O2 से। H2O से क्या मिल गया? H2O प्लस। नेक्स्ट आपने पढ़ा फ्रॉम वाटर। तो वाटर का क्या किया? हाँ, तो वाटर का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो वाटर से क्या मिलने वाला है? H प्लस। और तो कैथोड पर मैंने कहा था, कैथोड पर कैटायन जाता है, CC कैथोड पर कैटायन, कैटायन H प्लस जाएगा, उसका रिडक्शन होगा, क्या मिल जाएगा? तो ये तो कहाँ मिला? और OH माइनस एनोड पर जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या मिल जाएगा? क्लियर है? अब यहां पर देखो H2 का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसने क्या बोला था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू रिलीज हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। कर सकते हो, यही तो था। कोई प्रॉब्लम? तो अगर लार्ज स्केल पर, ऑन लार्ज स्केल इससे बनाया, ऑन लार्ज स्केल पर अगर आपको बनाना है तो किससे बनाओगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया था?
कर लोगे? लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारा प्रिपरेशन का मेथड हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आप O2 लेते हो तो O2 दिखती थोड़ी है, तो आपको पता है जो O2 होती है वो कैसी होती है बेटा? कलरलेस और ओडोरलेस। सॉलिबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, सॉलिबिलिटी होती तो है लेकिन पानी में बहुत कम होती है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स रह पाते हैं। तो पानी में कितना सॉल्युबल है ये देखो, 3.08 ml in at 293 Kelvin, which are just sufficient for the vital support for marine and aquatic animal। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 3 ml है लगभग किसमें, क्लियर है? तो यहाँ पर लिख लूं मैं 100 ml ऑफ वाटर कंटेन, हाँ 3 ml ऑफ ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है ना, एट रूम टेम्परेचर है ना। इट लिक्विफाई एट 90 Kelvin